Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. क्या करारा जवाब दिया है। चैप्टर 13। चलिए शुरू करते हैं। अरमान लंच ख़त्म करने के बाद जैसे ही वेटर से बिल मंगाता है, लेकिन तभी उसके पास किसी के हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसकी वजह से अरमान को हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचना था। इसीलिए वो बिल बिना देखे ही अपने कोट से वॉलेट निकाल 500 की 2 नोट बिल पर रखते हुए जाने लगता है। तभी वेटर अरमान को रोकते हुए कहता है, सर आपने अपना पूरा बिल पे नहीं किया। लेकिन तभी अरमान बीच में ही कहता है, डोंट वरी, बचे हुए पैसे टिप है। लेकिन तभी वेटर कहता है, लेकिन सर आपने पूरा बिल नहीं पे किया है, मेरा मतलब। इसे सुन अरमान एकदम से रुक जाता है और कहता है, क्या आप लोगों ने डिश के प्राइस बढ़ा दिए हैं क्या? ये बोल अरमान बिल देखता है तो प्राइस तो सेम थे कि आखिर कितने बिल हैं, जो वेटर उसे ही रोक रहा है। लेकिन जैसे ही वह बिल का टोटल देखता है तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है और वो हैरानी से कहता है, क्या 2,08,70 रुपये? आखिर ये कैसा मजाक है? आखिर मैंने इतने पैसे का खाना कब खा लिया? और फिर वेटर को बिल दिखाते हुए कहता है, आखिर मेरे लंच करते करते इतनी जल्दी महंगाई कैसे बढ़ गई? मैंने सिर्फ बटर पनीर और बटर नान ही मंगाया था, क्या इतने ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं ये? लेकिन तभी वेटर लिस्ट की तरफ दिखाते हुए कहता है, नो सर, ये 3 चीज़ और ऐड हैं, ज़रा आप इन्हें भी देख लीजिए। जिसका प्राइस देखकर तो अरमान को चक्कर ही आने लगता है। जिसमें 2 डिशेस थी, जिसके 2 प्राइस तो 5,000 के आसपास की थी, और एक वाइन की बोतल जिसकी कीमत 1,90,000। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कब ऑर्डर किया और उसे पता भी नहीं। इसीलिए अरमान गुस्से से करता हुआ कहता है, अब सीधे रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास कि उसने कैसे ये गलत बिल पकड़ा दिया। लेकिन फिर मैनेजर उसे बताता है कि एक्चुअली ये 3 आइटम आपकी गर्लफ्रेंड ने खाया है, आपको ही पे करने होंगे। जिन्हें सुन अरमान हैरानी से कहता है, क्या भद्दा मजाक है? गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। आखिर आप लोग किसे खिला पिलाकर मेरे नाम पर बिल फाड़ रहे हैं? तभी मैनेजर भी वेटर को बुला कर लेता है, जिसने खाना सर्व किया था। लेकिन जैसे ही वो आता है, वेटर वह बता देता है, सर ये अरमान सर ही थे और वो मैडम इन्हीं की गर्लफ्रेंड थी, और सर ने तो उन्हें देखकर स्माइल भी पास की थी। पूछ लीजिए सर से, जब मैडम ने इन्हें बॉयफ्रेंड कहा था तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराए थे कि नहीं। तभी तो उन मैडम को मैंने जाने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर बिल पे करेंगे। तो अब अरमान को भी याद आ जाता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए गुस्से से तिलमिलाकर कहता है, वो पागल लड़की। और फिर ना चाहते हुए भी अरमान को पूरा बिल पे करना पड़ता है। और इसीलिए आज अरमान को एक मुस्कुराहट की कीमत पता चली थी कि मुस्कुराहट कितनी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, वो भी एक ऐसी धोखेबाज लड़कियों की वजह से जिसके कारण उसे चूना लग चुका था। और वो गुस्से से कहता है, एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं उसे बताता हूँ अपनी माँ का झूठा नाटक करके मुझसे 2 लाख का बिल भरवाया। अगर इतना ही एक्सपेंसिव खाने का दिल करता है तो अपने पैसे से ऐसी चीज़ें मैंने नहीं खाई। ऊपर से इतनी महंगी वाइन कौन पीता है, वो भी डिनर के वक्त? डिस्कस्टिंग। सच में वो लड़की पागल ही नहीं, बेवकूफ़ भी थी। वहीं दूसरी तरफ लिली का पेट फुल होने के बाद वो वापस से हॉस्टल आ जाती हैं, जहाँ पर वो अभी रह रही थी। लेकिन इतनी छोटी सी जगह में उसका गुजारा नहीं हो रहा था। ऊपर से इस छोटे से रूम में 2 लड़कियां और थी, जिसके रूल्स सुन सुनकर लिली का दिमाग खराब हो गया था। और इसी वजह से इन तीनों की ही बिल्कुल नहीं बन रही थी। वो ही ना चाहते हुए भी इस डिब्बी जैसे घर में लिली रह रही थी, जहाँ उसे सही से नींद भी नहीं आ रही थी और ना सुकून। उन लड़कियों के साथ रह रहकर उसका सर अब पक चुका था, और ना तो बेचारी के पास पैसे थे जो पैसे देकर, ऊपर से खर्चे इतने सारे कि शायद ब्लैक होल की ज़रूरत पड़ जाए, जिसमें भी शायद जितना डालो कम ही पड़ता है। लिली उदासी से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहती है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? पैसे भी नहीं हैं और अभी तक मेरे सवालों के जवाब भी नहीं मिले मुझे।
और ना ही मिस्टर जैन से मिल पाई जिससे मैं सवाल कर सकूं। ऊपर से ये माया बिल्कुल एम की जैसी दिखती है, या फिर ये कहूँ कि एम की हमशक्ल है, बिल्कुल हूबहू दोनों एक जैसी है। नाक पर गुस्सा भी बिल्कुल उसी के जैसा। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे गुस्से से ताने दे रही है। फिर अपने बैग से फाइल निकाल कर दोबारा से डिटेल्स देखते हुए कहती है, इस फाइल को मैंने 10 बार से भी ज़्यादा देख लिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। इस माया में पता करना पड़ेगा। और वैसे भी एम की हमशक्ल मिस माया। ये बोलते हुए लिली अपने हाथों से फाइल में माया की तस्वीर पर उंगली घुमाते हुए कहती है, वैसे काम तो मेरे तुमसे भी बहुत निकलने वाले हैं। देखती जाओ मैं तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करके तहलका मचाती हूँ तुम्हारे ज़रिए भी। लेकिन अभी जो काम है मुझे वो कर लेती हूँ पहले, और फिर फाइनल तुम्हें देखती हूँ। और फिर लैपटॉप ऑन करती है और अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को देखते हुए अपने चेहरे पर उदासी के साथ कहती है, हाय मेरा बैंक बैलेंस। यहाँ आते ही जो मैंने खाता खुलवाया इसमें मैंने ऑलरेडी 10 करोड़ डाले थे, और यहाँ आए हुए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मैंने पूरे पैसे खा लिए। अब मैं क्या करूँ? और मेरे बाकी के बैंक सीज कर दिए गए हैं जिनसे मैं चाहकर भी अमाउंट नहीं निकाल सकती है। कसम से एक बार मेरा काम हो जाए फिर मैं बताऊंगी मिस को कि आखिर कैसे पैसे बैन किए जाते हैं। उसके बाद वो एक डिटेल डालती है। उसके बाद कुछ ही देर में किसी का बैंक बैलेंस शो करने लगता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते, मिस्टर जय तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, कुछ पैसे मेरे जैसी गरीब को भी दे दो तो तुम्हारे जैसों का भला हो जाए, और अब जब मेरे पास होंगे तो मैं लौटा दूंगी। ये बोलकर उसने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और फिर तेजी से कीबोर्ड पर लिली की उंगलियां नाचने लगी। और फिर कुछ देर बाद उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर सक्सेसफुल का सिंबल दिखाई देने लगा, जिसे देख लिली खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना। और फिर अपने बैंक बैलेंस को देखती है जिसमें 10 करोड़ का अमाउंट फिर से शो कर रहा था, जिसे देख लिली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, अब करूंगी मैं पूरी रात पार्टी, फुल नाइट एंजॉय, और इस खटारे से रूम में भी अब मुझे नहीं रहना, भाड़ में जाए। ये बोल लिली अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि अब वह बिल्कुल भी ज़्यादा इन लोगों को टॉलरेट नहीं करने वाली थी, और इस खटारे से रूम में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां उन दोनों लड़कियों ने सुना कर पूरा उसका सर की माँ बहन एक कर दी थी, जैसे वो इस रूम की मालकिन हो और वो नौकर। इसीलिए अब लिली को ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज़ादी मिल रही हो। वो अपने दोनों हाथ फैलाते हुए लंबी सांस लेते हुए कहती है, माई फ्रीडम आई एंजॉय इट, और अब तो मेरा 1 हफ्ता पूरा फुल मज़े में जाएगा क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं। इसलिए इस गंदी सी जगह पर रहना नहीं है, और ना ही मेरे पास पैसों की कोई कमी। लेकिन साथ ही मुझे अफसोस भी हो रहा है कि मैंने उस बेचारे के 2 लाख रेस्टोरेंट में बैठे बैठे खर्च करवा दिए। और फिर लिली अरमान के बारे में सोचते हुए कहती है, वैसे वो बुरा भी नहीं था, कोई बात नहीं, उस स्टूपिड के पैसे रिटर्न कर दूंगी क्योंकि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, आई एम गुड गर्ल। ये बोलते हुए लिली मुस्कुरा देती है। वहीं खुराना मेंशन माया और आयुष्मान का ड्रामा शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से राइमा तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं मिलन जी ने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए थे। सरस्वती जी और मालती जी के चेहरे की खुशी तो उनकी आंखों में बयां नहीं हो पा रही थी। वहीं माया एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठते हुए कहती है, ठीक है, ये लड़कियां रहना चाहती है तो रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मुझे 10 कदम की दूरी बनाकर रखे क्योंकि यह लड़की मेरी आँखों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जब भी मैं घर के अंदर रहूंगी तो यह मेरी नज़रों के सामने नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं अपने कमरे के बाहर रहूंगी तो इस लड़की को अपने कमरे के अंदर रहना होगा, और जब मैं कमरे के में जाऊंगी तभी यह बाहर आ सकती है। अगर मंजूर हो तो मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो घर के बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, आराम से जा सकती है। मालती जी, सरस्वती जी माया की बात सुन गुस्से से तिलमिला उठती हैं। वही राइमा भी गुस्से से
पागल हो जाती है, क्योंकि माया तो बिल्कुल महारानियों की तरह उस पर हुक्म चला रही थी। इसीलिए राइमा कहती है, ये क्या बकवास है, मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानने वाली, आखिर तुम हो क्या। वहीं मालती जी भी राइमा को सपोर्ट करती हैं, लेकिन तभी माया सख्त लहजे के साथ कहती है, ठीक है फिर मत मानो मेरी बात और निकलो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर। यह सुनकर तो राइमा गुस्से से बुखला जाती है, तो मालती जी उसे शांत कराती हैं, लेकिन माया तो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसे साफ साफ कह देती है, अगर राइमा यहाँ रहेगी तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, लेकिन अगर वो मेरी बात मानने से तैयार नहीं है तो मजबूरन मुझे पुलिस को कंप्लेन करना होगा कि बाहर वाली लड़की आकर जबरदस्ती हमारे घर में घुस रही है। या फिर ये सुनकर तो सरस्वती जी भी गुस्से से कहती हैं, बाहर वाली? राइमा कोई बाहर वाली नहीं है, बाहर वाली तो तुम हो जो जबरदस्ती हमारे घर में डेरा डाल के बैठ गई और परिवार में घुस आई। तो माया मुस्कुराते हुए कहती है, बुआ जी चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ और अभी मेरे और आयुष्मान का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो कायदे से मैं अगर चाहूँ तो बाहर महिला मंडल को कॉल करके राइमा के कारनामों की अच्छी खासी लिस्ट दे सकती हूँ उन्हें। उसके बाद आप खुद सोच लीजिए, जब दो शादीशुदा लोगों के बीच तीसरी लड़की आती है तो उसे क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो शादी के सारे सबूत हैं। बाकी राइमा का आप देख लीजिए, उसके नाम उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। और फिर शायद हो सकता है कि यह बात जैसे ही बाहर जाएगी कि राइमा एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी है, तो शायद उसका करियर जो शायद ऊंचाइयों पर बुलंद हो रहा है, शायद कुछ पल भर में आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरे। उसके बाद शायद उसे काम मिलना भी बंद हो जाए। बाकी आप सोच लीजिए, राइमा तो समझदार है कि नहीं राइमा? ये बोल राइमा की तरफ देखती है। वहीं राइमा की आंखें तो गुस्से से भरी हुई थी और वो गुस्से से माया को ऐसे घूरे थे जैसे खा जाएगी। वहीं माया उसे इग्नोर कर बिल्कुल फुल स्वैग में मुस्कुराते वहां से चली जाती है। वहीं हॉल में सभी लोग माया का ऐसा बदला हुआ रूप देख शौक ही हो चुके थे कि उसका ये तरीका बहुत ही अलग था और माया आज बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी, क्योंकि वो सुन नहीं रही थी बल्कि सुना रही थी और सुनाकर चली भी गई थी। जिसका ये रूप देखकर तो मालती जी, राइमा, सरस्वती जी और मिलन जी सब हैरानी से, वहीं आयुष्मान सीढ़ियों पर खड़ा होकर माया के ऐसे एटीट्यूड को देखकर मन ही मन कहता है, सच में आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में माया मेरी ही कार्बन कॉपी है। क्या करारा जवाब दिया है सबको। अब तो सपने में भी कोई माया को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। अच्छा किया, इस राइमा को तो मैं भी अच्छे से बताऊंगा, पर अभी मेरा वक्त नहीं आया। वहीं मिलन जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मालती जी गुस्से से कहती है मिलन जी को घूरते हुए, देख रहे हैं ना कैसी लड़की लेकर आए हैं आप। अब धमकी भी देने लगी है मंडली की कि वो औरतों को बुलाकर घर में कलेश करे, हमारे घर का नाम पल भर में मिट्टी में मिला दे। तो मिलन जी मुस्कुराते हुए अपनी चाय पीते हुए कहते हैं, शायद तुम्हारे कानों को सही से बात पड़ी नहीं है, तो मैं दोबारा बुला देता हूँ, पूछ सकती हो। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मैं अब कुछ ना बोलूँ तो ही अच्छा है, तो अब मैं चुप बैठा गया हूँ, जो करना है करो। वैसे भी कुछ बोलूँगा तो तुम सब मुझसे ही लड़ोगे, तो तुम खुद ही आपस में जितना लड़ सकते हो लड़ लो। इससे मालती जी का भी मुंह बन जाता है। वहीं सरस्वती जी गुस्से से दांत पीस कर रह जाती है। वहीं माया के कहे लफ्ज़ राइमा के दिल में बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसे माया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका दिल तो कर रहा था अभी के अभी माया का गला दबा दे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे ही उसे धमकी देने की, वो भी राइमा को, और उसकी करियर बर्बाद करने की धमकी। राइमा नफरत से भरकर मन में कहती है, जितना उड़ना है उड़ लो माया, मैं तो तुम्हें बहुत ही कमज़ोर समझ रही थी और इसीलिए मैंने तुम पर आज तक कभी वार नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी है। तुम पीठ पीछे वार करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो ना, जो दिखती हो लेकिन हो नहीं, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी चीज़ हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वक्त आया है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ जब मेरा वक्त आया कि घर वाली बाहर वाली क्या होती है। बहुत
मुझे बाहर वाली का ताना दे रही हो ना, देखना मैं तुम्हें कैसे इस घर से निकाल कर बिल्कुल कचरे की तरह फेंकती हूँ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। वैसे भी सारे खुराना परिवार वाले तो बर्बाद होने ही वाले हैं, साथ में तुम भी हो जाओगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं कमरे के अंदर जैसे ही माया पहुंचती है, एकदम से उसका हाथ खींचकर आयुष्मान दरवाजे से लगा देता है और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।